ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो आपकी बुक में गिवन है वो लिख लिया। तो इसमें देखिए क्या है, हमें एक्सेस गिवन होती है, मतलब पूरा ग्राफ ही गिवन है। ठीक है, हमें ये ग्राफ गिवन है और क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि इस ग्राफ की हेल्प से स्टडी करने के बाद, मतलब देखने के बाद में हमें यहाँ पे देखिए तीनों इक्वेशन बता रखी हैं। 1 2 3, तीन लाइन से तीनों की इक्वेशन भी दे रखी है, और तो और हमें कॉमन रीजन भी दे रखा है ना। अब बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइंस तो हैं, लेकिन ये इन इक्वेशंस कौन सी होंगी, हमें इन इक्वेशंस को ही फाइंड आउट करना है। इन इक्वेशन को फाइंड करने का मीनिंग हुआ कि हमें इनका साइन डिटरमाइन करना है, लेस देन का साइन होगा या, क्योंकि देखो तीनों लाइन डार्क है, डॉटेड लाइन तो है नहीं, तो अगर तीनों लाइन डार्क का मतलब इक्वल टू का सिंबल जरूर आएगा। अब हमें ये और चेक करना है लेस देन इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो जो तरीका आपको बता रखा है सेम हम उसी को फॉलो करने वाले हैं। कोई भी लाइन देखिए ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ऑल द थ्री लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो इन ऑल थ्री लाइन, क्योंकि ओरिजिन से नहीं हो रही ना पास, तो अब हमें एक यही काम करना है कि हमें ऑल मीन्स since all the three lines are not passing through origin, right, therefore we will put 0 comma 0 in all the three lines one by one। ठीक है, पहली सेकंड और थर्ड तीनों लाइन में रख के देखेंगे। ठीक है, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं, ठीक, कि कौन सी लाइन का सोल्यूशन वो है या कौन सी लाइन का सोल्यूशन वो नहीं है। ठीक, तो L1 मैंने इस लाइन को माना है, 10x 11y इज इक्वल टू 55। ये अगर 55 है तो ये 6 नहीं हो सकता है, 5.5 होगा। ठीक है, मतलब वैल्यू विच इज लाइन बिटवीन 6 and 5, ये L1 है। ठीक, इसको हमने L1 मान लिया, इसको हमने L2 मान लिया और इसे हमने L3 मान लिया। ठीक है, क्लियर, तो हमने यहीं पे मेंशन कर दिया कि कौन सी लाइन L1 L2 L3, तो हमने पुट किया, पुटिंग 0,0 इन L1। ठीक है, तो जैसे ही 0 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 + 0। ठीक है, राइट साइड में आ रहा है 55। अभी हमने साइन नहीं लगाया क्योंकि हम बराबर तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हमें तो साइन यहाँ से पता चल जाएगा। पहली लाइन ये है, इसका सोल्यूशन जो आ रहा है वो ओरिजिन की साइड ही आ रहा है। देखो इस लाइन के लिए रीजन देखो तो नीचे वाला है ना, लोअर हाफ है, अपर अपर हाफ नहीं है। ठीक है, लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था रीजन को, तो लोअर रीजन आ रहा है, अपर रीजन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ में देखते हैं हम। ठीक है, वी सी इन द ग्राफ द रीजन इज वेयर 0,0 लाइज। ठीक है, सो L1 विल बी, क्या हो जाएगी, 10x + 11y लेस देन इक्वल टू 55। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा था। समझ में आया कैसे डिसाइड किया, ये लाइन है ना, तो इस लाइन में हमने 0 0 रख दिया। अब दो ही चीज हो सकती है, या तो 0 लेस देन 55, लेस देन 55 मतलब वो सॉल्यूशन जहां ओरिजिन लाई करेगा, और अगर वो सॉल्यूशन जिसमें ओरिजिन लाई नहीं करता तो अबव वाला हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिलो वाला ही रीजन है, अबव वाला रीजन नहीं है। अबव रीजन नहीं है इसका मतलब ग्रेटर देन का सिंबल नहीं हो सकता है। यहाँ पे रीजन लिख दिया ना, वी सी इन द ग्राफ द रीजन इज वेयर 0,0 लाइज, सो L1 विल बी दिस। ठीक, तो पहली लाइन हमने, पहली इनइक्वालिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक, बची हुई दो इनइक्वालिटी का साइन अब हमें चेक करना है, तो अब हम L2 में पुट करेंगे।
पुटिंग 0,0 इन L2, ठीक, L2 में रख दो जरा, तो 0 प्लस 0 और इधर आ रहा है 4, फिर से हमें चेक करना होगा। तो ये जो लाइन है, ये इस लाइन के लिए ओरिजिन होता है नीचे की साइड, लेकिन रीजन आ रहा है ऊपर वाला, अबव हाफ है ना, ठीक। तो अब आप यहाँ पे फिर से यही लाइन लिख देंगे, वी सी द ग्राफ द रीजन is where 0,0 does not lie, है ना, 0,0 लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ ग्रेटर देन का साइन है। सो L2 will be minus x plus 4y greater than equal to 4। तो इसमें ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है, आई बात समझ में। ये हमें L2 मिल गई, ये हो गया L1, ये है L2। अब हम L3 चेक करेंगे, तो L3 में भी सेम ये स्टेप यूज करो, पुटिंग 0,0 in L3, 0 प्लस 0 35। ये लाइन के लिए भी देखो रीजन कौन सा है, इस साइड वाला है, मतलब वो रीजन जहाँ पे ओरिजिन लाई कर रहा है ना, ये नहीं है, अब अपोजिट टू ओरिजिन नहीं है। तो यहाँ पे भी हम ये लिखेंगे, इन ग्राफ वी सी इन द ग्राफ द रीजन is where origin lies, है ना, ओरिजिन लाई कर रहा है इस वाले केस में भी, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पे साइन आया होगा लेस देन वाला, क्योंकि लाई करने का मतलब क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेटिस्फाई कब हो सकती है, क्योंकि ये वैल्यू तो 35 से कम है, यही तभी तो सेटिस्फाई हुई, लेकिन इसमें नहीं हुई सेटिस्फाई, मतलब ज्यादा है, तभी सेटिस्फाई नहीं होगी। where origin lies, so L3 will be, क्या आ जाएगी इक्वेशन, -14x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बस, सॉरी, बराबर नहीं, लेस देन इक्वल टू 45, ठीक। तो बस हमें तीनों इनइक्वालिटी पूछी गई थी, L1, L2 और L3, ठीक है। मगर क्या यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया? हम्म, हाँ, बिल्कुल 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 बेटा, सही, ठीक है। ये चीज जरूर लिखनी है आपको। क्यों लिखनी है, केवल उसका ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि शेडेड रीजन जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, तो अब आपको लास्ट में ये और लिखना पड़ेगा, ठीक है। वी सी द शेडेड रीजन लाइज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, केवल पहले ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देयरफॉर सो x ग्रेटर देन 0 एंड y आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये और होंगी, इसका मतलब टोटल पांच इक्वेशन होगी, कौन कौन सी, 1, 2, 3 एंड 2, 5, ठीक है। तो हमारी ये है वो इनइक्वालिटी, पहली, ये हो गई सेकेंड, ये है थर्ड, और ये है दो लास्ट की, टोटल ये हो गई है इनइक्वालिटी। समझ में आ गया क्वेश्चन का तरीका, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है,
आपको ग्राफ गिवन होता है, ग्राफ गिवन है, बस ये भी पता लग गया कि कौन से रीजन में है, कौन से क्वाड्रेंट में। ये चीज तो आपको ना मैक्सिमम गिवन ही होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बोला, मतलब ऐसे आ रहा हो ना कि ये भी रीजन आ जाता मान लो, ठीक, तो क्योंकि ये भी देखो सभी का कॉमन रीजन होता, ठीक है ना। इस लाइन के लिए ओरिजिन की साइड हो गया, इस लाइन के लिए बिलो हो गया, और इस लाइन के लिए अबव हो गया, तो ये भी कंबाइंड हो जाता फिर। तो फिर उस केस में हम ये नहीं लिखते कि एक्स कैसा है या वाई कैसा है, फिर मतलब कि ये दोनों लाइंस नहीं लिखी जाती, ठीक है। अगर ओवरऑल इसको भी इंक्लूडेड कर दिया गया होता तो ठीक, मगर क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, इसी वजह से हमें पता लग रहा है कि जो लाइन की इक्वेशन होंगी वो ये 5 होंगी, 3 नहीं होंगी, ठीक। समझ में आ गई बात। ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं गिवन होंगे, मगर आई थिंक एक या दो क्वेश्चन और गिवन होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो आप करके देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे कि क्या करना है, ठीक है। केवल आपको साइन पहचानना है, लेस देन का अप्लाई करना होगा या ग्रेटर देन का अप्लाई करना होगा, ओके। ये वर्क जल्दी करके देख लीजिएगा, ठीक। तो लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन था, ये भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद बेटा बच जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक। तो वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि जब लास्ट टाइम सिलेबस को रिड्यूस किया गया था ना, तो चाहो तो आप उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि स्किप मत करना। सिंपल सा ही है, कंप्लीट टॉपिक हमने समझ ही लिया है, सब कुछ सारे क्वेश्चन हमने कर भी लिए। तो एक एक्सरसाइज लास्ट में और गिवन होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम पे नहीं है, मे बी 5 और 6 वर्ड प्रॉब्लम गिवन होंगी। मतलब पहले आपको स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखे होंगे एटलीस्ट, तो आपको वो स्टेटमेंट समझने हैं पहले, ठीक है। जैसे आपके 10th क्लास में थे ना क्वेश्चन, तो 10th क्लास में क्या क्वेश्चन होते थे कि हमें कुछ डेटा गिवन होता था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा वी हैव टू फॉर्म टू और थ्री टू इक्वेशंस एक्चुअली, क्योंकि आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, तो दो इक्वेशन फॉर्म करते थे आप, और फिर उन दोनों को सॉल्व करते थे। ग्राफिकली भी कभी कभी करते थे, नहीं तो एल्जेब्रिकली जरूरी करते थे, और आपको फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता था। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन अब यहाँ पे इन इक्वालिटी बनेंगी, इक्वेशन नहीं बनती हैं, इन इक्वेशन फॉर्म होती है, और इन इक्वेशंस को हमें एल्जेब्रिकली सॉल्व करना होता है, जो आपको बताया जा चुका है, ठीक है। और उनको सॉल्व करने के बाद में फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। और वो मैक्सिमम आप मान के चलना, वो दो वेरिएबल वाली नहीं आएंगी, क्योंकि दो वेरिएबल की ग्राफिकली ही सॉल्व कर पाएंगे हम, एल्जेब्रिकली उसे इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज और बच जाती है, बाकी पूरा टॉपिक हो गया वैसे कंप्लीट आपका, ठीक है। तो मैं इसे अभी रेज कर देता हूँ, एक वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, तो वैभव अपनी बुक में से एक वर्ड प्रॉब्लम वाला उस पे जाना, एक्सरसाइज पे एक क्वेश्चन रीड करो। कोई भी बोल दो बेटा, कोई भी बोल दो। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वालिटी।
बोलो कोई भी क्वेश्चन एक। एक्सरसाइज का बोल दो। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। कोई और स्टूडेंट बोल दो बेटा। आप लोग को आवाज सुन रही है मेरी? हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, नहीं तो बाकी को किसी को भी आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? ऐसी बात। बोलो अब। 1 सेकेंड, स्लो बोल बेटा, थोड़ा सा रुको। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ विच आर greater than 10, such that is less than 40। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है वैसे, हम इसे समझ लेते हैं। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक। कॉन्जिक्यूटिव मतलब आपको पता ही है, लगातार आने वाले नंबर्स। ठीक है, अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, 3 5 हालांकि इस केस में नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बताया गया बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से बड़े ऑड नंबर्स। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक नंबर 11 तो दूसरा नंबर 13, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 11 और 13 दोनों ऐसे नंबर है बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 40 ऑल्सो। उनका सम भी 40 से कम है ना? मगर हमें ये ऐसे नहीं लिखना है कि हम 10 से बड़े सारे ऑड नंबर लिख दें फिर उनमें से छांट, मतलब अलग अलग कर लें, उनमें से हम डिस्टिंग्विश कर लें कि हाँ ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर। ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको पहले एल्जेब्रिकली इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन जब हम करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे बताया गया दोनों कैसे हैं, ऑड नंबर हैं और दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो हमने लेट किया, लेट द टू consecutive odd natural numbers are, क्या लेट करें, x एंड। अब बताओ दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अगर पहला x मान लेंगे तो दूसरे नंबर को क्या कंसीडर करेंगे हम? एक नंबर x है तो दूसरा हो जाएगा x+2। समझ में आ रही बात? क्योंकि सपोज x की वैल्यू मान लेते हैं हम 15 है, तो अब अगर हमने दूसरा नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जिस जिनमें 1 का गैप हो, एक नंबर का ही गैप होना चाहिए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव होते हैं जो लगातार आए, सीरियल में आए। अगर एक नंबर 15 तो दूसरा नंबर होता है 16, ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव माने जाते हैं, होते हैं। ठीक है, मगर क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर बोला गया है, ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। तो अगर हमने पहला नंबर एक्स लिखा, आप दूसरा +1 कर देंगे उसमें, तो फिर 16 बन जाएगा। एंड वी नो 16 इज एन इवन नंबर, नॉट एन ऑड नंबर। देयरफॉर हमें पता लग गया कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 का ही होना चाहिए, 1 का नहीं होना चाहिए। ठीक।
तो इसलिए पहला नंबर अगर x कंसीडर किया गया है तो दूसरा डेफिनेटली x+2 ही होगा। ठीक, तो ये हो गए दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब गिवन क्या गिवन है, दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, मीन्स x लेस देन 10, सॉरी ग्रेटर देन 10, x greater than 10 and x+2 also greater than 10। करेक्ट, हमें एक ये इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन गिवन है, और एक और तीसरी भी गिवन है। क्या है वो? थर्ड इक्वेशन में ये लिखा हो देयर सम इज लेस देन 40। ठीक है, तो सम क्या हो गया, x+2, ये हो गया सम। ये कितना है, ये 40 से कम है, तो लेस देन 40 हो गया। ठीक है, क्लियर हुई बात? लेस देन बोला है, लेस देन और इक्वल टू नहीं बोला, तो इसलिए हम केवल लेस देन मान के चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से एक वैल्यू हमें मिल गई x ग्रेटर देन 10, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई x ग्रेटर देन 8। ठीक है, एंड यहाँ से क्या वैल्यू मिली, 2x+2। ठीक, तो 2x, ये जो 2 है ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 38। ठीक, और x लेस देन 19। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से आपको, अगर हम कॉमन बात करें, कॉमन रीजन की बात करें, तो ये कह रहा है x की वैल्यू 8 से ज़्यादा है, मगर ये कह रहा है 10 से ज़्यादा है, और वो बोल रहा है 19 से कम है। यानी कॉमन रीजन अगर हम ढूंढेंगे, हमने एक नंबर लाइन बना दी कॉमन ढूंढने के लिए। सबसे पहले 8, फिर 10, और फिर 19। ठीक, 8 से ग्रेटर, 10 से ग्रेटर, और 19 से स्मॉलर। तो आपको पता लग गया कॉमन क्या है, जहाँ पे तीनों लाइन्स आ रही हैं, तो कॉमन क्या है, मीन्स x जो है वो 10 से तो ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10 है, मगर लेस देन 19 हो गया। ये हमें इन तीनों इक्वेशन का रिजल्ट मिल गया नंबर लाइन की हेल्प से। वैसे भी पता लग रहा था, लेकिन आपको नंबर लाइन इजीली समझ में आ जाती है, इसलिए हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें रीजन मिल गया 10 से 19 के बीच के नंबर्स। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ऑड नंबर्स। ठीक, तो अब क्या क्या नंबर पॉसिबल हुआ फिर, x की सबसे पहली वैल्यू 10 तो नहीं हो सकती, 11 ही होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर है। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, 13, 15 और 17, है ना, क्योंकि 19 तो नहीं हो सकता वो। तो ये हो गए ऑड नंबर्स। ठीक, तो अब अगर पहला नंबर 11, मतलब एक 11 है, तो दूसरा 13 हो जाएगा, फिर 13 15 हो जाएगा। तो अब इसी में से आप अलग अलग पेयर लिखते जाओ। बस x की वैल्यू आ गई है, x+2 करने में क्या हो जाएगा, इसी में 2 जोड़ते जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो एक पेयर क्या मिला, 11 और 13 का मिल जाएगा, फिर 13 के बाद क्या है, तो 13 15 मिल जाएगा, 15 के बाद क्या है, तो 15 और 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ही पेयर आएंगे, 17 और 19 नहीं आएगा, बिकॉज 19 से स्मॉल वैल्यूज है, बराबर वैल्यू नहीं है। ओके, तो बस ये हमें पेयर्स पता लग गया, तो हम पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो पेयर्स ऑफ ऑड नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, क्या हो गए, 11, 13, ये पेयर है, कोऑर्डिनेट पर समझने से, 13, 15 एंड 15, 17। बस ये तीन पेयर आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा था, पेयर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, सो ओनली दीज थ्री पेयर्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, उसकी वजह से केवल ये तीन ही पेयर्स आएंगे, तीन ही आंसर आएंगे। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम। इस तरह की और प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ये तो सिंपलेस्ट था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था।
सारे ही इजी हैं, कोई टफ नहीं है वैसे। ठीक है, कोई एक दो को। हाँ बोलो। 19 को इंक्लूड करा रखा है? तो बेटा एक बार क्वेश्चन में देखना, क्या ऐसे लिखा हुआ है कि सम इज लेस देन और इक्वल टू 40? ऐसे तो नहीं लिखा है, देखो। अच्छा हाँ, ठीक है, सही है, 1917 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि x की वैल्यू 17 है ना। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 17, तो x प्लस टू, दूसरा नंबर तो 19 बन जाएगा ना। ठीक है, तो पेयर्स में 17 19 भी आएगा, क्योंकि 17 और 19 का सम 36 ही तो हो रहा है, 40 से छोटा है वो। क्लियर? तो ये आ जाएगा, हाँ 19 और 21 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चार नंबर्स आएंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें भी तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने x की वैल्यू तो फाइंड की है, x प्लस टू थोड़ी फाइंड किया है। हमने लिख दिया देयर फॉर x इज दिस, तो x प्लस टू क्या हो जाएगा, यहीं पे आगे लिख सकते हैं ना, तो पेयर हमने नीचे लिख दिया। यहाँ पे लिख लो चाहे तो, सो x प्लस टू कितना बन जाएगा, चार पॉसिबिलिटी, 11 की वजह से 13, 13 की वजह से 15, 15 की वजह से 17 और 19। देखो, ये x की वैल्यू और ये x प्लस टू की वैल्यू। ठीक, तो पहला पेयर 11 और 13 हो गया, ये लिख दिया। दूसरा पेयर 13 और 15 हो गया, ये लिख दिया। फिर 15 और 17 हो गया, ये लिख दिया। फिर 17 और 19 हो गया, वो वहां लिख दिया। ठीक है, ये कंडीशन तो केवल x के लिए है, x प्लस टू के लिए नहीं है। ठीक है, x प्लस टू की कंडीशन में दो वैल्यू और ज्यादा होगी, तो ये सॉल्व होता है। ठीक, समझ में आ ही गया है, सिंपल सा तरीका। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी आ जाए, तो वो आप कल पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, बाकी सिंपल है तरीका, तो आपको जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसे। ठीक है, और कुछ पूछना है अभी किसी को, और कोई डाउट है? तो ये जो चैप्टर है ये बेटा वैसे कंप्लीट हो गया, वर्ड प्रॉब्लम्स ही बची हैं। ठीक है, जिनको सॉल्व जरूर करके देखना आप, हो सकता है प्रॉब्लम्स आपको आए सॉल्व करने में। ठीक है, तो वो तभी पता लगेगी ना जब आप सॉल्व करेंगे, तो एक बार जरूर से सॉल्व करके देख लेना आज। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज 12th क्लास में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी एक चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें कम्प्लीटली होने वाला है। ठीक है, तो जरूर से इसके क्वेश्चन कीजिएगा आज। ठीक, और किसी को कोई डाउट है, पूछना है कुछ भी, तो बताइए अभी। नहीं कुछ नहीं, ठीक है, तो आप फिर क्लास डिस्कनेक्ट कर लो अपनी।